नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक बार फिर से बात पते की करेंगे क्योंकि मायावती का एक बड़ा बयान सामने आता है। हालांकि मायावती ट्वीट करती हैं और ये बताती हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने हिंदुओं के साथ धोखा किया और अखिलेश यादव आखिर क्यों अब पीडीए में पी को पंडित बता रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी और पहले पी को पिछड़ा बताया जाता था, लेकिन अब पंडित बताया जा रहा है और ब्राह्मणों को अपना करने की कवायद अखिलेश यादव कर रहे हैं। हालांकि पीढ़ी का फॉर्मूला भी लगातार अखिलेश यादव की तरफ से बताया जा रहा है। इस वक्त मायावती और अखिलेश यादव में जो जुबानी जंग देखने को मिल रही है, क्या 2027 चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा और क्या मायावती अपने वोटरों को लुभाने में कामयाब हो पाएंगी कि जो वोटर उनसे छिटका वो अखिलेश यादव की तरफ चला गया। आज इसी पर बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राम जी, स्वागत है आपका। एक बार फिर से आप कैपिटल टीवी के साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अवनीश साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कैपिटल टीवी के लिए आपने समय निकाला, आप दोनों का आभार। अवनीश जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर कैपिटल टीवी के दर्शकों को, क्योंकि मायावती की हम बात करते हैं तो मायावती ने कभी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया, उसमें वो कामयाब भी रही हैं, लेकिन जब से अखिलेश यादव ने पी को पंडित बताया है, जब से थोड़ी खलबली मायावती के खेमे में है और मायावती कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने समय समय पर जनता को धोखा देने का काम किया, अपना हित साधा है, तो उनके झांसे में मत आइएगा। और नहीं, देखिए, ऐसा है कि जनता को धोखा तो हर राजनीतिक दल देता है, ऐसा मेरा मानना है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, या फिर जो है दूसरे राज्यों की जो राजनीतिक दल है वो। उसकी वजह मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इनका चुनाव के दौरान, जब ये चुनाव लड़ते हैं तो एक पार्टी एक घोषणा पत्र जारी करती है और उस घोषणा पत्र में बहुत से वादे होते हैं। अगर वो वायदे नहीं निभाए जाते तो मैं ये मान के चलता हूं कि वो जनता से धोखा ही है। अब बात करते हैं जो पीडीए का नया फुल फॉर्म आ गया है। पहले पी फॉर पिछड़ा था, अब पी फॉर पंडित हो गया है। ये पंडितों का, सवर्णों का, ब्राह्मणों का वोट अपनी तरफ साधने की एक कोशिश है और इस कोशिश में मायावती जी को थोड़ा सा ज्यादा दिलचस्पी है क्योंकि कुछ ब्राह्मण वर्ग ऐसा रहा है जो मायावती के सपोर्ट में रहा है, लेकिन वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मायावती एक जमाने में बहुजन समाजवादी पार्टी और बसपा, काशीराम, यूपी की राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते थे और यही वजह है कि मायावती कई बार मुख्यमंत्री यूपी की बनी है। उनके शासनकाल में प्रशासन भी बहुत सख्त रहता था, लेकिन अब वो दौर बीत गया है। अब आपको पता है कि इकलौता इनके पास एक विधायक था। अब उनका समाजवादी पार्टी के तुलना में अगर आप देखेंगे तो बसपा की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, क्योंकि उनके पास तो ना ही कोई इस समय वो है, संगठन बहुत ज्यादा मजबूत है और ना ही कोई सांसद या विधायक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले पर बीजेपी को भी थोड़ा सा परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि बीजेपी परंपरागत तौर पर ऐसा माना जाता है कि जो सवर्णों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है। लेकिन अभी जो चंदा चोरी की घटनाएं हुई, उधर से अभी जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो रहा है, यूजीसी वाला जो मुद्दा था, इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग भी थोड़ा बहुत बीजेपी से नाराज है। तो ये जो नाराजगी है ना, इसी को बसपा वाले चाहते हैं, मायावती जी चाहती हैं कि वो उनकी पार्टी से जुड़ जाएं, ऐसे नाराज ब्राह्मणों का वोट उनको मिल जाए। तो वहीं अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि नहीं, पी फॉर पंडित है, वो वोट उनको मिल जाए। और इन सब के ऊपर एक MY समीकरण भी है, तो MY समीकरण को भी ध्यान में रखना होगा। हालांकि बीजेपी के जो फायर ब्रांड मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो जो है साफ तौर पे 80 और 20 का फार्मूला दिया था, यानी 20% को तो वो पहले ही मान के चलते हैं कि ये हमें वोट ना ही देता है और ना ही देंगे, हम 80% से काम चला लेंगे। तो ये सब सियासी समीकरण है। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की कोई बहुत बड़ी अच्छी स्थिति होगी और वो जो है
फिर से सत्ता तक पहुंच पाएंगे, मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता है। बाकी सियासी दल हैं, आपस में सियासत करेंगे, एक दूसरे को वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, राम जी अवनेश जी ने ये बताया कि देखिए इतना फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मैं इस वक्त स्थिति देख रहा हूं हिंदुओं को लेकर जो खास तौर पर बातचीत हो रही है, हम रोजाना आपसे बातचीत भी कर रहे हैं कि हिंदुओं को अपना बनाना। अभी अखिलेश यादव डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, परसों उनके हाथ में दान पात्र था, कल हमने देखा कि पीडीएफ फॉर्मूले को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको क्या लगता है कि जो हिंदुओं को साधने की कवायद है वो अखिलेश यादव की कामयाब हो पाएगी? क्योंकि अखिलेश यादव के दामन पर इतने दाम लगे हैं जिसमें हिंदुओं की हत्या है, पलायन है, ऐसे में एक कामयाब हो पाएगा? और मायावती के बारे में भी जिक्र करिएगा कि मायावती कितना हिंदुओं को अपना बना पाएंगी। देखिए हर्ष जी, जहाँ तक पपुआ और बबुआ का सवाल है, वो समीकरण आज की तारीख में यूपी के चुनाव में कोई ज्यादा महत्व नहीं रखने वाला है। जो कुछ भी होगा इंडिविजुअल होगा। देखिए चुनाव में जो पार्टी का महत्व होता है और पार्टी के साथ कुछ चीजें और जुड़ी होती हैं। पहली चीज होती है चंदा, कौन सी पार्टी के पास कितना चंदा है। कोई कितना भी आप कह दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने बंदिश लगा दिया है, फिर भी हर पार्टी के पास जो है चंदा वसूल करने के लिए अपने तरीके होते हैं और वो उन तरीकों से एक तरह से ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। एक चीज और आपने नोट की होगी, किसी भी चुनाव में कहीं भी आप किसी भी बूथ पर जाकर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन लड़ने वाले 2 पहलवान होते हैं या 3 होते हैं, लेकिन हारने वाले कम से कम 15-20 औसतन होती। और जब भाई जब मालूम है जमानतें जब होती तो उम्मीदवार क्यों खड़े होते हैं। इससे ये साफ पता लगता है कि वो जो है किसी खास उद्देश्य से होते हैं। पहला उद्देश्य तो क्या होता है कि वो किसी के वोट काटेंगे। दूसरा उद्देश्य क्या होता है कि उनके पास जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करेंगे, क्योंकि सीमा के अधिक जितना बताया है कि 1 करोड़ रुपए आप खर्च कर सकते हैं। अब 1 करोड़ खर्च करते तो नहीं है, लेकिन 1 करोड़ खर्च बताकर अपना पैसा जो है और काला काला से सफेद इस तरह करते रहते हैं। और ये संख्या काफी बड़ी है, सब जानते हैं। ये भी सब जानते हैं कि चुनाव में चुनाव आयोग ने जो सीमा लगाई है उससे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। फिर ये पैसा आता कहाँ से? इसलिए जो भी चुनाव में आता है, उम्मीदवार बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय के लिए बनता है, धंधे के लिए बनता है, देशभक्ति के लिए बनने वाले। तो क्या ये जो धंधे की आप बात कर रहे हैं ये हिंदुओं को साथ के ही हो पाएगा, अखिलेश यादव का या मायावती? मैं उसी चीज पर आगे आ रहा हूँ, उसी के उस पर आ रहा हूँ कि मतदाताओं का अगर आप विश्लेषण करें तो उनकी राजनीति बिल्कुल अलग है। शहरी मतदाताओं का सोच विचार और मत डालने की भूमिका अलग है और ग्रामीण की अलग है। और इन सब में भी ग्रामीण में अधिकांश कौन होते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, उनके अपने जमींदार हैं, ठेकेदार हैं, और वहाँ के जिस तरह से एक तरह से पंचायत के मुखिया हैं, वो कंट्रोल करते हैं कि किसको देंगे और वो सामने वाली पार्टी से पैसे ऐंठते हैं। मेरे पास अगर 1000 वोट है तो मुझे इतने रुपए मिलेंगे। कोई कितना भी कह ले, लेकिन बगैर भ्रष्टाचार के यूपी में चुनाव अभी तक तो नहीं हुए। आगे अब कैसे होंगे ये देखने का मौका आएगा। लेकिन जो सवाल ये है कि आज की स्थिति क्या है। मायावती के पास उतना धन संग्रह करने का साधन नहीं है। क्यों? कोई भी चंदा अगर कोई उद्योगपति देता है तो इस बात से देता है कि अगर मैंने आपको 50 लाख रुपए दिए हैं तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे आप ठेका दिलाएंगे, किसी जगह में फंस रहा हूँ बचाएंगे। और यही एक कारण है कि इसमें गुंडा तत्व भी हो जाता है। और बबुआ के साथ जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो लगा हुआ है राजनीतिक लांछन, वो उनके जमाने में जिस तरह से आतंकवादी पनपे राजनीति में आए, अब उनको पकड़ पकड़ के जेल में ठूसा जा रहा है, हम लोग पहुंचाया जा रहा है। इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रायोरिटी रही है इसमें यूपी में जनता के लिए। और अब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जिसने भी मेंटेन किया है और विकास किया है उसके चांसेस ज्यादा हैं। हाँ, ये जो पपुआ बबुआ और मायावती मिलकर वोट थोड़े से रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन बहुमत उन्हीं को मिलेगा जो विकास कर रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो निश्चित रूप से मेरी नजर में तो ठीक है। लेकिन ये सवाल है अवनेश जी जो राम जी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं मुद्दों की बात करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति बिना तो बात होती नहीं है चुनावों में। अभी देखिए ब्राह्मणों का जिक्र हो रहा है, पिछड़ों, दलितों, इन सब का जातियों की बात हो रही है, वो बखूबी होता है वो बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन क्या आपको लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ ने मुद्दों पर काम किया है, बुलडोजर एक्शन, एनकाउंटर एक्शन, अपराधियों की धरपकड़ या फिर विकास करना, उन सब पे राम मंदिर का मुद्दा पानी फेर देगा और विपक्ष को इससे फायदा हो सकता है? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर योगी आदित्यनाथ ने काम किया है और जनता आज भी कहती है कि नहीं, योगी आदित्यनाथ का काम बेहतर था। अरुणेश जी, देखिए, ऐसा है कि हाँ, ये बात सच है कि जब कोई भी सरकार जो है, कोई भी राजनीतिक दल सरकार में आता है, सत्ता में आता है, तो वो जनता के हित में भी बहुत सारे काम करता है। और कई ऐसे काम होते हैं जो वो नहीं कर पाता है किसी दबाव की वजह से, या फिर कुछ ऐसे जो है प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। बड़े बड़े जो अंडानी अंबानी टाइप के जो वो दल होते हैं। अब किसी भी मुख्यमंत्री का जो आकलन होता है ना, उसके रिपोर्ट कार्ड बनती है। अब उस रिपोर्ट कार्ड में बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, तो हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर वाले सब्जेक्ट में उसको 90% मार्क्स मिल जाए, यानी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। तो वहीं पर करप्शन वाला जो दूसरा सब्जेक्ट है, उसमें उसको 40% ही मार्क्स मिले। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बड़े जोर शोर से नितिन गडकरी की उपस्थिति में, राजनाथ सिंह साहब की उपस्थिति में और खुद मुख्यमंत्री योगी जी की उपस्थिति में पिछले महीने ही कानपुर और लखनऊ का जो 63 किलोमीटर का हाईवे बनाया गया था, जिसमें लगभग 4,500 करोड़ रुपए लगे, और लखनऊ कानपुर की जो 2 घंटे की दूरी है उसको 40-45 मिनट में कवर हो जाएगी, ऐसा कह के प्रचार किया गया। उस पुल की क्या दशा है, क्या दुर्दशा है, ये मीडिया वालों ने दिखाया है, बड़े अच्छे से दिखाया है। और वो कौन सी कंपनी थी जिसको ठेका दिया गया था, उसके लिंक कहां से थे? तो यानी कहीं ना कहीं जनता, जो प्रबुद्ध वर्ग की जनता, तो क्या प्रबुद्धि होती है, जनता जनार्दन होती है, लेकिन उनकी नजरों में ये रहता है कि भाई 63 किलोमीटर का ये पुल बना कानपुर से लखनऊ को जोड़ने वाला, और इसके 1 महीने के अंदर बारिश में ये दुर्दशा हो गई, तो क्यों अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं यूज हुआ होगा? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सारे ही सब्जेक्ट्स में जो योगी जी की सरकार है, जो इनका रिपोर्ट कार्ड है, उसमें बिल्कुल 100%, 90% मार्क्स से वो पास हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं। लेकिन हाँ, अगर आप तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, और जब ये योगी जी मुख्यमंत्री थे, अगर एक हमारा मीडिया में एक सब्जेक्ट होता है मीडिया रिसर्च, तो जो मीडिया रिसर्च पीएचडी करते हैं बच्चे, उनको इस तरह का तुलनात्मक अध्ययन दिया जाता है, वो रिसर्च टॉपिक होता है, उसमें वो लोग थीसिस लिखते हैं। तो अब आप इसमें देखेंगे तो मेरा ऐसा आकलन है कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तीनों ही मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल, अखिलेश यादव, मायावती और योगी जी का, तो बिल्कुल ये बात सच है कि योगी जी का जो परसेंटेज है वो पलड़ा भारी है, क्योंकि उनकी वजह भी है कि लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने बहुत सख्त रखा है। और दूसरी बात ये, जो बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े जिसको कहते हैं ना कि लोगों को संरक्षण सरकारें देती थी कि ये बाहुबली है, ये बहुत बड़े क्रिमिनल है, इनका कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, योगी जी ने उन सबको जो है कानून के दायरे में लाके रख दिया है, और ये कहा है कि भाई इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। और इसका थोड़ा सा मैं उदाहरण, थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट रिलेटेड है, लेकिन मैं छोटी सी बात उस पर कहना चाहूंगा। एक जमाने में मीडिया इंडस्ट्री के अंदर तरुण तेजपाल बहुत बड़े पत्रकार माने जाते थे, सेलिब्रिटी पत्रकार माने जाते थे, सत्ता से जो बड़े बड़े नेता होते थे उनके साथ वो वेल कनेक्टेड जर्नलिस्ट थे। लेकिन अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो है उन पर जो आरोप लगा था, उसके मामले में केस खबर आई कि उनको जो है दोषी करार दिया गया और उनको जेल की सजा सुनाई गई और 10 लाख का जुर्माना दिया गया। तो अब आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कानून व्यवस्था जो है सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, अमीरों को छोड़ देती है, ऐसा नहीं है। सुब्रत राय सहारा का उदाहरण ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से देश से छोड़ के बाहर चले गए और आज तक वो वापस सरकार ने उनको नहीं बुला पाई। जो ब्लैक मनी वाला मुद्दा बड़े रामदेव जी उठाते थे, वो कहीं कुछ नहीं हो पाया। तो हमें बहुत निष्पक्ष होकर आकलन करना चाहिए। मुझे लगता है कि योगी सरकार के सामने चुनौती बस इतनी ही है कि जो उनका कोर वोटर बैंक है, जिसको कहते हैं ये हमारे घर की बात है, ये हमारे घर के वोटर हैं, कम से कम उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास कर ले। क्योंकि अभी 2-4 महीने 6 महीने बाकी है चुनाव में, क्योंकि जो उनका कोर वोटर है ब्राह्मण वर्ग, सवर्ण, अगर जो 10% भी अगर उनसे नाराज है यूजीसी की वजह से, चंदा चोरी की वजह से, या जो भी वजह है,
तो उनको वो दूर कर दें। तो मुझे लगता है कि अभी भी योगी जी का पलड़ा भारी है और सत्ता में उनकी वापसी संभव है। राम जी कहते हैं अगर घर में लड़ाई हो जाए तो आपसी बातचीत की जाती है, थोड़ी देर की नाराजगी होती है, लेकिन घर का मसला सुलझ जाता है। और जिस कोर वोटर की बात अवनीश जी कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या वो कोर वोटर जो नाराज है वो भी योगी आदित्यनाथ के उन कामों के वजह से अपनी नाराजगी को दूर कर लेगा जो पहले किए गए थे, और अभी वादा भी किया जा रहा है कि आगे भी ऐसे ही काम होंगे, यानी योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी है? राम जी देखिए, हर्षी एक बात बिल्कुल सुनिश्चित है कि एक तो होता है चोर, एक होता है डकैत। अगर दोनों में आपको को चुनना हो तो आप किसको चुने? डकैत को तो नहीं चुनेंगे, क्योंकि वो माल भी ले जाएगा और पिटाई भी कर जाएगा। राजनीतिक दलों की भी स्थिति ऐसी है, लोग रिश्वत देने के लिए तैयार होते हैं, अगर काम नहीं होता है तो आम जनता की भावना है ये चोर है, ये पैसा भी करता है, काम भी नहीं करता है, लेकिन मजबूरी में उस चोर का पाला होता है। तो राजनीतिक उनकी संख्या जो है आज की तारीख में ज्यादा बढ़ जी। और जो राजनीति में कोई कितनी के दूसरा धुला है, ये बात अपनी है। अगर आज की तारीख में कोई भी सत्तारूढ़ पार्टी का व्यक्ति ये कहे कि मैंने कभी में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो वहां तो सीधा फार्मूला ईमानदार वो कहलाता है तो ईमानदारी नहीं मिलता। तो अगर ईमानदारी से देखा जाए, अफसोस किया जाए, कलेजे पर हाथ रखकर पूछा जाए, तो वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसने चंदा लिया है और चंदे के बदले में उसको काम करने देना पड़ा है। वो काम चाहे नियमानुसार हो या नियमानुसार हो, ये बात मानसिकता सबके दिमाग में। अंतर सिर्फ इतना है कि कौन जो है पैसा खाने के बाद भी नहीं करता। जैसे कानपुर और की जो बात हुई, उसमें टेक्निकली देखा जाए तो जितने भी अधिकारी हैं सब छूट जाएंगे। क्यों छूट जाएंगे? कि उन्होंने तो जो एसओपी है उसका पालन किया है। जो रिपोर्ट आई है रुड़की से कि भाई वहां पर जो ब्लैक कॉटन सॉइल था उसको उन्होंने ठोक कर देख लिया स्ट्रेंथ कितनी है। अब इतनी स्ट्रेंथ है तो इतना कंक्रीट, अब वो कंक्रीट डाल दिया, लेकिन बरसात में वाटर लॉगिंग के कारण अगर मिट्टी बैठ गई तो क्या इंजीनियर को आप पानी हटा देंगे? नहीं, टेक्निकली वो बिल्कुल साफ सुथरा निकलेगा। पर ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि कोई भी इंजीनियर का धुला नहीं है। वहां पर ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर को 10% मिलता है, इंजीनियर को 15% मिलता है। ये बात अपनी जगह सही है, चाहे मोदी जी है या योगी जी का। आज की तारीख में पब्लिक वर्क्स और ठीक है, यानी कहा जा सकता है कि राम जी योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी है, और अगर कोर वोट बैंक की बात करें थोड़ा नाराज जरूर है, लेकिन आगे आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ का ही वो वोट बैंक साथ दे सकता है, और मायावती और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते और लड़ते ही रह जाएंगे। फिलहाल राम जी बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े। अवनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ जुड़े और आप दोनों ने इतना हमारे साथ संवाद किया ताकि दर्शकों को पता लग पाए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है। आप दोनों का शुक्रिया। फिलहाल बात पते की हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि ब्राह्मण वोटों को लेकर मायावती और अखिलेश के बीच लड़ाई हो रही है, और इस वक्त की अगर हम बात करें तो जनता क्या चाहती है वो सिर्फ 4 से 5 महीने बाद पता लग जाएगा जब 2027 के अंदर चुनाव होंगे, क्योंकि आपको वोट देना है। आप सोचिए समझिए कौन सा नेता आपके लिए अच्छा है, उसके बाद ही वोट करिए। कल फिर बड़ा मुद्दा होगा, खास मेहमान होंगे, बात पते की करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।